कहा जाता है कि एक झूठ को छुपाने के लिए हजार झूठ बोलने पड़ते हैं। सवाल यह है कि क्या भारत का चुनाव आयोग भी यही काम कर रहा है? एक झूठ छुपाने के लिए ढेर सारे झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। क्या उसने किसी विश्वगुरु टाइप के नेता से ट्यूशन ले ली है, जिन्होंने नारा दिया था कि झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, जब जी में आए झूठ बोलो? क्या इसी गुरु मंत्र के साथ भारत का चुनाव आयोग 140 करोड़ की आबादी के साथ सरेआम धोखेबाजी कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है और लोगों को बरगला रहा है? आम आदमी को तो छोड़िए, अभी जो कहानी सामने आई है वो सवाल पैदा करती है कि क्या भारतीय चुनाव आयोग ने देश की सबसे बड़ी अदालत से भी झूठ बोला? क्या चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ से भी झूठ बोला, उनके साथ भी फ्रॉड किया? 10 साल पहले कोई आया था भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना लेकर, अब विश्वगुरु की जगह विकसित भारत का सपना बेचा जा रहा है। मगर सवाल यह है कि क्या भारत को झूठ बोलने में विश्वगुरु बनाना है? कुछ महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने डबल इंजन को फटकार लगाई कि बिल्किस बानो के हत्यारों और बलात्कारियों को समय से पहले छुड़ाने के लिए भाजपाई सत्ता ने सुप्रीम कोर्ट से फ्रॉड किया, आंकड़े छुपाए, तथ्य छुपाए। इसके बाद आपने देखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से फ्रॉड किया, झूठ बोला। अब वही काम करने का आरोप चुनाव आयोग पर लग रहा है। मगर चौंकाने वाली बात यह है कि उसका झूठ उसी के मुंह से पकड़ा जा रहा है। देश के सबसे बड़े चुनाव को लेकर और इसमें चुनाव आयोग की संदेहास्पद भूमिका को लेकर लगातार चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। कहीं से कोई जवाब नहीं मिल रहा है, बल्कि हर दिन चुनाव आयोग चीजों को, सवालों को और ज्यादा उलझाता हुआ जा रहा है। आज का मसला चुनाव आयोग का सबसे खतरनाक वाला मामला है। बेहद आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश करूंगा, एक एक शब्द को ध्यान से सुनते जाइए। इसके साथ ही बात यह भी करेंगे कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, स्टालिन, अरविंद केजरीवाल जैसे तमाम नेता जनता से वोट मांग करके, बड़े बड़े वादे करके और दिन रात की मेहनत करके क्या कुछ हासिल कर लेंगे? क्या इसी से सब कुछ हो जाएगा? क्योंकि आप परीक्षा की कॉपी चाहे जितनी अच्छी लिख दें, कॉपी जांचने वाला ही यदि भ्रष्ट निकल जाए तो फिर परिणाम की कल्पना बड़ी आसानी से की जा सकती है। ये सवाल क्यों उठ रहा है, इस पर भी बात करेंगे। विपक्ष की तैयारियों को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है और वो ये है कि क्या अभी भी विपक्षी पार्टियों को ये बात समझ में नहीं आई है कि उनका मुकाबला किससे है? क्या सिर्फ जनता से वोट मांग लेने से ही उनका काम बन जाएगा? जिस संविधान को लेकर राहुल गांधी घूम रहे हैं, क्या उसकी रक्षा हो जाएगी? काफी महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है, इसलिए आप सभी दर्शकों से अपील है कि अंत तक देखिएगा। बेहद ध्यान से सुनने की जरूरत है। मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा टन से। आज की तारीख में इससे ज्यादा चिंताजनक कुछ और हो नहीं सकता कि देश में इस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संवैधानिक संस्थाओं का पतन होता जा रहा है, मगर देश का गोदी मीडिया इन मुद्दों पर कभी बात ही नहीं करता। कहीं कोई चर्चा और कहीं कोई सवाल ही नहीं दिख रहा है। ऐसे में जरूरी है कि इतने बड़े देश में गिनती के ही सही जो लोग फिलहाल बोल रहे हैं, उन्हें आपका समर्थन मिले। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि हमारे पास सेठ का टेम्पो नहीं आता गड्डियों से भरा हुआ, और न ही इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा कोई जुगाड़ है। वैसे ऐसा जुगाड़ हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि वो जुगाड़ मीडिया को गोदी मीडिया बना देता है, पत्रकार को लपड़झंडिस बना देता है। आगे की बातचीत को एकदम ध्यानपूर्वक सुनते जाइए, बीच में कोई खटर पटर मत करिएगा, क्योंकि क्रोनोलॉजी समझना बहुत महत्वपूर्ण है। एक के बाद एक जब चीजों को आप मैच कराएंगे, समय पर ध्यान देंगे, तभी चुनाव आयोग का कारनामा सामने आएगा, पूरी बात समझ में आएगी। आपको याद होगा लोकसभा का चुनाव 7 चरण में घोषित हुआ था। पहले चरण का चुनाव हुआ, इसके बाद दूसरे चरण का चुनाव हो गया, मगर दूसरे चरण का चुनाव होने के बावजूद पहले चरण का फाइनल वोटिंग डेटा सामने नहीं आया। यानी प्रथम चरण के चुनाव के 11 दिन बाद चुनाव आयोग ने मतदाताओं की पूरी संख्या बताई, और वो भी प्रतिशत में, पूरा आंकड़ा नहीं दिया। तथा दूसरे चरण के बाद से 4 दिन बाद उसने प्रतिशत में आंकड़ा देना शुरू किया। आंकड़े पूरी तरह से यानी संख्या में, एब्सोल्यूट नंबर में नहीं दिए गए, और ये सारा काम भी लगातार हो हल्ला मचाने और सवाल करने के बाद शुरू हुआ। एक बात और ध्यान देने वाली है, एक तो जो काम अब तक 24 घंटे में होता था, वहां अधिक से अधिक 48 घंटे में होता था। उसके लिए पहली बार चुनाव आयोग ने 11 दिन का समय लिया। इसके अलावा उसने पूरी संख्या न बताकर प्रतिशत में आंकड़े दिए। और तीसरा सबसे बड़ा कांड हो गया कि वोटिंग प्रतिशत में 6% के आसपास बढ़ोतरी हो गई। हमने आपको बताया था कि शुरुआत के 4 चरण में ही 1,07,00,000 वोट बढ़ गए। चुनाव आयोग पर जो नए आरोप लगे हैं उसमें हम 2 लोगों की बात करेंगे। एक है पत्रकार राजू परुलकर, जो कि लगातार इस मुद्दे पर खोजबीन कर रहे हैं और खुलकर लिख रहे हैं। दूसरे हैं TMC सांसद साकेत गोखले। इन्होंने भी काफी महत्वपूर्ण सवाल सामने रखा है। इन दोनों के सवालों और एनालिसिस पर जाने से पहले एक बात आपको बता दूं कि हाल ही में पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त SY कुरैशी ने एक इंटरव्यू में कहा कि ये जो
वोटिंग का आंकड़ा है, जो डाटा है, ये लाइव चलता है, यानी उधर वोटिंग हो रही है, इधर कुछ मिनट बाद ही अपडेट होता रहता है। यानी चुनाव आयोग और उसके अधिकारी चाहें तो 5 मिनट के भीतर पूरा आंकड़ा सामने रख दें जैसे चुनाव खत्म होता है। तो अब सुनिए, चुनाव आयोग जब लगातार कई दिन बाद आंकड़ा देना शुरू करता है और जब लगातार उसके आंकड़ों में वोट बढ़ने लगे, तब देश भर के लोगों को संदेह हुआ कि आखिर इतने बड़े स्तर पर वोट कैसे बढ़ सकते हैं। यहां आधा प्रतिशत वोट बढ़ जाए तो चुनाव परिणाम बदल जाते हैं, सत्ता बदल जाती है। एक सीट की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में ही उत्तर प्रदेश के मछली शहर की लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 181 वोटों से जीत ली थी। यानी चुनाव में एक वोट का बड़ा महत्व है और यहां चुनाव आयोग 6% वोट बढ़ा दे रहा है। तो जब ये सारे मामले सामने आए तो फिर एडीआर और कॉमन कॉज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने डिमांड की कि वोटिंग खत्म होने के बाद हर एक पोलिंग बूथ पर फॉर्म 17C के ऊपर वोटिंग का सारा आंकड़ा लिखा जाता है। यही फॉर्म 17C कैंडिडेट या उसके एजेंट को दिया जाता है और चुनाव आयोग भी अपने पास रखता है। क्योंकि चुनाव आयोग बड़ी मात्रा में वोटों को बढ़ा हुआ बता रहा है, बढ़ा हुआ प्रतिशत बता रहा है, वो भी 11 दिन बाद, तो इसके लिए जरूरी है कि फॉर्म 17C चुनाव आयोग जनता के सामने रख दे ताकि मिलान हो जाए। मगर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कह दिया कि हम फॉर्म 17C पब्लिक करने के लिए बाध्य नहीं है, जबकि ये अपने आप में एक झूठ बताया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जब पहली बार यह मामला चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के सामने गया तो चुनाव आयोग से पूछा गया कि यह आंकड़ा सामने रखने में आपको क्या दिक्कत है। तो चुनाव आयोग ने कहा कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें समय लगेगा। ध्यान रखिएगा, चुनाव आयोग ने कहा कि आंकड़ा सामने रखने में, फॉर्म 17C देने में कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें समय लगेगा। आइए अब चलते हैं राजू परुलकर और सांसद साकेत गोखले के सवालों पर। राजू लिखते हैं कि प्यारे देशवासियों, ये मामला बहुत ही चिंताजनक है। आगे उन्होंने अपने ट्वीट में बताया है कि चुनाव आयोग आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए और अपने पूरे सिस्टम को चलाने के लिए एक एनकोर नाम का मोबाइल ऐप यूज करता है, जो कि पूरे चुनाव को मैनेज करता है। यानी प्री पोल स्टेज से लेकर रिजल्ट के डिक्लेरेशन तक सब कुछ एनकोर ऐप के माध्यम से किया जाता है। और ये ऐप इसलिए तैयार किया गया है, ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि रियल टाइम में, यानी वास्तविक समय में सारे आंकड़े देश के कोने कोने से चुनाव आयोग के पास पहुंचते रहे 2-2 घंटे पर। यानी चुनाव आयोग की जो अपनी मशीनरी है, जिसका यही काम है कि रियल टाइम में सारे आंकड़े चुनाव आयोग के पास पहुंचते रहे और उसी से उसका पूरा काम चलता है। मगर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने जाकर कह दिया कि फॉर्म 17C का डाटा देने में हमको समय लगेगा। अब आप अपनी स्क्रीन पर चुनाव आयोग के एप्लीकेशन का हेल्प मैनुअल देखिए, जो बता रहा है कि पोलिंग स्टेशन वाइज पूरा डाटा तुरंत के तुरंत एनकोर पर उपलब्ध होता है। इसके अलावा क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों द्वारा डेटा को सत्यापित करने और अंतिम रूप देने का समय 24 से 48 घंटे का है और चुनाव आयोग रिजल्ट घोषित करते समय भी इसी एनकोर डाटा का प्रयोग करता है। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग के अधिकारी मतदान समाप्ति के बाद और मतदान के अंतिम चरण में डेटा अपडेट करने की प्रक्रिया पर लाइव नजर रख रहे हैं। फिर आखिर क्यों मतदाता मतदान के आंकड़ों का खुलासा करने में चुनाव आयोग को इतना समय लगता है। आगे राजू परुलकर लिखते हैं कि चुनाव आयोग के इस व्यवहार को देखकर कुछ निष्कर्ष निकलते हैं कि क्या चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में गलत जानकारी दी कि आंकड़ा सामने रखने में समय लगता है। दूसरा मामला यह है कि मोदी के खिलाफ एक बड़ी सत्ता विरोधी लहर है। देश भर के तमाम शिक्षाविद, विद्वान और वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि एनडीए 240 से 250 से आगे नहीं बढ़ सकता। इसमें भाजपा 180-190 सीटों के साथ गठबंधन का नेतृत्व करेगी। तो क्या चुनाव आयोग ने पहले चरण से ही असामान्य डाटा संशोधन किया है ताकि किसी विशेष पार्टी को जनादेश दिया जा सके उसकी इच्छा के अनुसार। अगला सवाल उन्होंने विपक्षी पार्टियों से पूछा है कि क्या तमाम विपक्षी दल इन चीजों को एनालिसिस कर रहे हैं, क्या कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं, क्या इन समस्याओं का कोई उपाय विपक्षी पार्टियों के पास है। विपक्षी पार्टियों ने भले ही जमकर प्रचार प्रसार किया हो, अपना काम किया हो, कैंपेनिंग की हो, प्रचार किया हो, यानी विपक्ष ने ऑर्गेनिक तरीके से चुनाव जरूर लड़ा, मगर सिंथेटिक डाटा मैनिपुलेशन यानी जानबूझकर आंकड़ों के साथ यदि कोई हेरफेर हो रही है तो क्या उसके लिए विपक्ष तैयार है, क्या उसकी कोई स्ट्रेटजी है। क्या विपक्ष ने चुनाव आयोग के एनकोर एप्लीकेशन को कायदे से देखा समझा है, क्या उनके पास विश्वसनीय और प्रयोग किए जाने लायक आंकड़े हैं, क्या उन्होंने पर्याप्त सबूत जुटाया है वीवीपैट और ईवीएम जैसे मामलों पर लड़ाई लड़ने के लिए। यदि चुनाव के दौरान ये सारा तामझाम कुछ बिना रीढ़ के बाबुओं द्वारा अपने परमात्मा को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है तो क्या भारत का विपक्ष नागरिक समाज और लोकतंत्र को अपने हाल पर छोड़ देगा। यानी कुल मिलाकर पत्रकार राजू परुलकर ने चुनाव आयोग के ही सिस्टम को सामने रखकर सारा माजरा बताया है कि कैसे चुनाव आयोग के पास सब कुछ उपलब्ध था, फिर भी उसने सुप्रीम कोर्ट में कथित रूप से झूठ बोला कि आंकड़े देने में बहुत समय लगेगा। अब आप अपनी स्क्रीन पर उसी एनकोर ऐप का ये स्क्रीनशॉट देखिए। यहाँ पर समयबद्ध तरीके से सब कुछ बताया गया है कि कब कब कैसे कैसे क्या क्या किया जाता है। बाईं तरफ से देखेंगे तो सुबह 9 से 9:30 के बीच बताया गया है कि यहाँ पर रिटर्निंग अफसर डाटा अपडेशन शुरू कर सकता है। इसके अलावा रिटर्निंग अफसर जितनी बार चाहे वो डेटा अपडेट कर सकता है। 9 से 9:30 के
बीच में 9:30 बजे के बाद ये स्लॉट अपने आप बंद हो जाता है और जो आंकड़े होते हैं वो ऑटोमेटिक 9:30 बजे सुबह में पब्लिश हो जाते हैं फाइनल डाटा के रूप में। आगे 11 से 11:30 बजे के बीच में फिर से यही प्रोसेस होता है। रिटर्निंग अफसर सारे आंकड़ों को भरता है, फिर 11:30 बजे स्लॉट बंद हो जाता है, डाटा पब्लिश हो जाता है। यही कार्यक्रम शाम के 5:30 बजे तक बारी बारी से समयबद्ध तरीके से चलता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि 6 नंबर के सामने क्लोज ऑफ पोल लिखा है, यानी जब मतदान समाप्त हो जाए। यहां पर बताया गया है कि रिटर्निंग अफसर मतदान समाप्त होने के बाद शाम को 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक डाटा अपडेशन करता है। अब ये तो था क्लोज ऑफ पोल। इसके ऊपर 7 नंबर में है एंड ऑफ पोल, जिसमें लिखा है कि रिटर्निंग अफसर पोलिंग के दूसरे दिन डिटेल तरीके से सारे वोटर डाटा टर्नआउट को अपडेट करेगा। यानी 1 तारीख को यदि वोटिंग हुई तो 2 तारीख का अधिकतम समय है रिटर्निंग अफसर के लिए डेटा अपडेट करने का। इसके बाद उसको मौका नहीं मिलेगा। यानी चुनाव आयोग के एनकोर सिस्टम के अनुसार चुनाव की तारीख के दूसरे दिन तक ही डेटा अपडेट किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों कहा कि डेटा अपडेशन कई दिन तक चलता है और इसमें समय लगता है। समझने वाली बात यह है कि जिस सिस्टम से देश भर से चुनाव का डाटा चुनाव आयोग के पास जाता है, यदि वो सिस्टम चुनाव के दूसरे दिन के बाद बंद हो जाएगा, यानी रिटर्निंग अफसर कुछ भी अपडेट नहीं कर पाएगा, तो फिर चुनाव आयोग 11 दिन के बाद आंकड़े क्यों देता है? यदि उसके पास आंकड़े अगले दिन ही, मैक्सिमम अगले दिन तक ही आ जाते हैं तो। और उससे भी बड़ा सवाल, 11 दिन बाद और 4 दिन बाद वोट प्रतिशत अचानक से 6% बढ़ कैसे जाता है? और ध्यान रखिएगा, पोलिंग के दूसरे दिन का जो समय है ये मैक्सिमम टाइम है, उसके पहले ही ज्यादातर लोग कर देते हैं। पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने साफ तौर पर कहा था कि 5 मिनट के भीतर पूरे आंकड़े सामने रखे जाते हैं, जा सकते हैं, सब कुछ लाइव होता है, यानी टाइम के हिसाब से चलता है। वहां पर हो रहा है, यहां अपडेट हो रहा है और यहां आपके सामने ही सब कुछ दिख रहा है। अब ये दूसरा स्क्रीनशॉट देखिए जहां बूथ काउंटिंग के बारे में लिखा है। बताया गया है कि बहुत सारे फॉर्म्स रिटर्निंग अफसर के स्तर पर यह सिस्टम अपने आप ही तैयार कर देता है, जैसे फॉर्म 21C जो कि रिजल्ट की औपचारिक घोषणा के लिए होता है, फॉर्म 20 जो कि फाइनल रिजल्ट सीट होता है। इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं वोटर टर्नआउट के बारे में बताया गया है कि एनकोर वेबसाइट पर हर 2 घंटे में रिटर्निंग अफसर सारा आंकड़ा अपडेट करता रहता है तथा एंड ऑफ पोल परसेंटेज जो होता है, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि चुनाव के दूसरे दिन तक ही मान्य है, वो डेटा एक बार डाल दिया गया तो फिर सब कुछ फ्रीज हो जाता है। अब उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, कोई बदलाव नहीं हो सकता। और यही बात पिछले दिनों पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भी कहा था कि एक बार पूरा आंकड़ा उसमें आ गया तो कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। तो फिर सवाल यह है कि यदि चुनाव के दूसरे दिन ही मैक्सिमम डाटा अपडेट किया जा सकता है तो चुनाव आयोग ने 11 दिन का समय क्यों लिया आंकड़े जारी करने में? आइए अब टीएमसी सांसद साकेत गोखले के सवालों को देख लीजिए। इन्होंने लिखा है कि चुनाव आयोग में कुछ बहुत संदिग्ध चल रहा है। 28 मई को चुनाव आयोग ने आश्चर्यजनक रूप से 6वें चरण के लिए मतदाता मतदान संख्या जारी कर दी। जो चुनाव 25 मई को हुआ था, यानी 25 मई को चुनाव हुआ, 28 मई को उसने आंकड़े जारी कर दिए और वो भी केवल प्रतिशत में नहीं बल्कि संख्या के साथ। आगे का मामला जरा ध्यान से सुनिएगा, तारीखों पर विशेष फोकस करिए। 17 मई को चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने 1 महीने बाद भी प्रथम चरण के चुनाव का मतदाता संख्या जारी नहीं किया क्योंकि इसमें समय लगता है। 22 मई को चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लोगों को मतदान संख्या जानने का कानूनी अधिकार नहीं है, यानी फॉर्म 17C पाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। 24 मई को सुप्रीम कोर्ट ने छुट्टियों के बाद मतदान संख्या मांगने वाली याचिका को स्थगित कर दिया और इसके बाद अचानक 25 मई को 6वें चरण के लिए मतदान समाप्त होने के बाद चुनाव आयोग ने 1 से 5 चरण के लिए जो चुनाव हुआ था उसका मतदान संख्या जारी करने का फैसला किया, जारी कर दिया। अब सोचिए 17 मई को जो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में कहता है कि हम आंकड़ा इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि इसमें समय लगता है, जबकि प्रथम चरण के चुनाव हुए लगभग 1 महीने का समय बीत चुका था। और 25 मई को वही चुनाव आयोग पहले चरण से लेकर 5वें चरण का आंकड़ा सामने रख देता है। इसके बाद 6वें चरण का चुनाव 25 मई को ही था। इसके 72 घंटे के भीतर ही चुनाव आयोग ने 6वें चरण का पूरा आंकड़ा सामने रख दिया। यानी पहले चरण से लेकर 5वें चरण तक का आंकड़ा देने में चुनाव आयोग को इतना लंबा समय लग गया। पहले चरण का देने में तो 1 महीने से भी ज्यादा समय लग गया, जबकि 6वें चरण का आंकड़ा चुनाव आयोग ने 72 घंटे के भीतर ही दे दिया। और 10 दिन पहले यही चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में कह रहा था कि यह आंकड़ा देने में समय लगता
सकता है। अब सोचिए, क्या चुनाव आयोग सब कुछ सही बोल रहा है और सही सही कह रहा है? अब साकेत गोखले पूछ रहे हैं कि चुनाव आयोग ने 22 मई को सुप्रीम कोर्ट में मतदाता मतदान संख्या का खुलासा करने से इनकार कर दिया और फिर 3 दिन बाद अचानक अपना विचार बदल दिया। 25 तारीख के चुनाव का आंकड़ा उसने 72 घंटे के भीतर ही दे दिया। इसका मतलब है कि 72 घंटे के भीतर आंकड़ा दिया जा सकता था, मगर चुनाव आयोग ने पहले चरण से लेकर 5वें चरण तक के लिए ऐसा काम नहीं किया। उल्टा उसने सुप्रीम कोर्ट में यह दावा किया कि यह करना संभव ही नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कुछ और कहा तथा हकीकत में उसने कुछ और किया। सवाल यह है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के भीतर इतना बड़ा झूठ क्यों बोला और फिर अचानक अपने ही झूठ से पलट क्यों गया? आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने कहा था कि फॉर्म 17C देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय लगेगा। फिर उसी चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में ही कहा कि जनता को यह मांगने का अधिकार ही नहीं है, और फिर अगले कुछ ही घंटों में चुनाव आयोग अपनी ही बात से पलट जाता है। अब जरा सोचिए, यह मामला कितना गंभीर है। जिस संवैधानिक संस्था के पास इस वक्त पूरे देश का पूरा सिस्टम है, पूरा प्रशासन है, वो चुनाव आयोग इस कदर देश की जनता को कंफ्यूज क्यों कर रहा है? और जनता को तो छोड़िए, देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज को भी क्या उसने अपने झूठ में फंसा दिया? और सुप्रीम कोर्ट का भोलापन देखिए, उसने चुनाव आयोग की सारी बातों को स्वीकार कर लिया। अब सवाल यह है कि क्या इस देश में कोई अदालत है चुनाव आयोग से यह पूछने के लिए कि पहले चरण का डेटा सामने रखने में चुनाव आयोग को 1 महीने से भी ज्यादा वक्त लग गया, 6वें चरण का डेटा उसने 3 दिन में ही कैसे दे दिया? और चुनाव आयोग का सिस्टम ही बता रहा है कि जिस दिन चुनाव हुआ उसके दूसरे दिन ही डेटा अपडेट किया जा सकता है। यानी यदि 1 तारीख को चुनाव हुआ तो 2 तारीख को हर हाल में पूरा आंकड़ा चुनाव आयोग के पास पहुंच जाएगा। उसके बाद डेटा अपडेट करने का सिस्टम ही बंद हो जाएगा, वो फ्रीज हो जाएगा। और 6वें चरण में चुनाव आयोग ने यह काम करके दिखा भी दिया। 72 घंटे के भीतर उसने पूरा आंकड़ा दे दिया। यानी कि चुनाव आयोग की वेबसाइट एनकोर पर जो बातें लिखी हैं वो पूरी तरह से सही हैं। अब तक की चीजों को देखने के बाद यदि कुछ गलत नजर आता है तो वो है चुनाव आयोग का रवैया, देश के लोकतंत्र के साथ उसका व्यवहार और देश के मालिक यानी जनता को ट्रीट करने का तरीका। अब सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग की इन्हीं हरकतों के खिलाफ यदि गुस्सा पैदा हो जाए लोगों में तो उस गुस्से से मुख्य निर्वाचन आयुक्त बचे रहें, उनके ऊपर कोई खतरा ना आए, इसीलिए क्या उन्हें Z+ सिक्योरिटी दी गई? क्या संसद की सुरक्षा इसीलिए बढ़ा दी गई, सुरक्षा बदल दी गई? पिछली ही वीडियो में मैंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की, इसे जरूर देखिएगा। इस वीडियो को बहुत महत्वपूर्ण है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। मामला बेहद संगीन हो चुका है। अपने दूसरे ट्वीट में पत्रकार राजू परुलकर लिख रहे हैं कि लोकतंत्र मर रहा है, ईवीएम मशीन में हेरफेर आंकड़ों और संख्याओं के हेरफेर द्वारा समर्थित है। देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं पुण्य प्रसून वाजपेयी। इन्होंने 6वें चरण के चुनाव के आंकड़ों को सामने रखते हुए लिखा है कि मान लीजिए ये चुनाव पीएम का नहीं, चुनाव आयोग का है। 6ठे फेज में वोटिंग 25 मई की रात 61.76%, 28 मई की रात 63.37%, यानी 6वें चरण में भी 1.25% के आसपास वोट बढ़ गए। अब जरा सोचिए, जहां कुछ 100 वोटों से हार जीत तय हो जाती हो, जहां दशमलव के प्रतिशत में वोट बढ़ जाने घट जाने से सत्ता परिवर्तन हो जाता हो, वहां 6% वोट बढ़ जा रहे हैं, और वो भी वोटिंग के 10-11 दिन बाद। क्या ये सारे सवाल संदेह पैदा करने वाले नहीं हैं? सीधे सीधे चुनाव आयोग की तमाम हरकतें उसके झूठों को साबित करते हुए दिख रही हैं। देश भर के तमाम अधिकारी, तमाम जागरूक नागरिक और पत्रकार लगातार सवाल कर रहे हैं कि चुनाव आयोग सामने आकर जवाब क्यों नहीं देता, जबकि पिछले चुनाव तक हर एक चरण के मतदान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, सारे आंकड़े सामने रखे जाते थे, देश भर के पत्रकार सवाल करते थे। मगर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। उल्टे आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, बरगलाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, और बताने के साथ साथ बहुत बड़ा खेला भी सामने आ रहा है। अब सवाल विपक्षी पार्टी और विपक्ष के नेताओं से है कि क्या वो लोग इन चीजों के लिए तैयार हैं, या फिर सच में इस देश के लोकतंत्र और इस देश की जनता को भाग्य भरोसे छोड़ने के विचार में है। चुनाव से पहले भी लगातार यह मुद्दा गर्म था कि ईवीएम मशीन के मामले पर विपक्षी पार्टियां कोई मजबूत स्टैंड क्यों नहीं लेती। बीच बीच में कभी कभी कोई नेता मशीन पर उठकर बोल देता है, सवाल कर देता है, और इस बार तो राहुल गांधी ने भी मशीन पर सवाल उठाया, कहा कि राजा की आत्मा मशीन में है, ईवीएम में है। मगर इतना कहने के बाद भी उन्होंने कोई ठोस एक्शन नहीं लिया, कोई स्टैंड सामने नहीं आया। सवाल यह है कि जब इतने बड़े स्तर पर चुनाव आयोग का खेला सामने आ रहा है, उसके तथाकथित झूठ सामने आ रहे हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट में बोले गए झूठ, पूरा देश देख रहा है किस तरीके से चुनाव आयोग पूरी तरह से नरेंद्र मोदी और भाजपा के साथ खड़ा है, उनके तमाम झूठ हों, उनके नफरतबाजी वाले भाषण हों, उनके तिकड़मों के साथ खड़ा है, तो फिर क्या ऐसे चुनाव आयोग से ईमानदार चुनावी परिणाम की उम्मीद की जा सकती है? क्या सिर्फ रैलियों में संविधान और बाबा साहेब की फोटो लेकर खड़े हो जाने से ही काम पूरा हो जाएगा? उसमें भी तब जब आपको मालूम है कि सामने वाला किसी भी हद तक जा सकता है, उसके जाने की, उसके गिरने की कोई हद
नहीं है। उसने निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति अपने हाथ में ले रखी है और नियुक्त भी किया है चुनाव से ठीक पहले, वो भी दो आयुक्तों को। बाकी आप लोग इस मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एक बार फिर से अपील है, आपके व्हाट्सएप पर जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी कॉन्टेक्ट हैं, सबको ये वीडियो भेजिए। हर एक रिश्तेदार, दोस्त, साथी, मित्र के पास भेजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करिए। आज के वक्त में जागरूकता ही असली जंग है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।